कश्मीर के डीजीपी रहेंगे मौजूद। 2022 में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों के साथ किया मंथन। लखनऊ में पुलिस और बांग्लादेशी गिरोह के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में गिरोह का सरगजा हमजा ढेर, 3 सिपाही भी हुए घायल। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर अलर्ट। दो सौ तीन दिन बाद यानी 8 महीने बाद पहली बार कोरोना के सबसे कम मरीज आए सामने। 24 घंटे में 13,556 संक्रमित दर्ज किए गए। बाज नहीं आ रहे हरकतों से, मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो मिल पाएंगी लाश। तुम्हारी इलाज के लिए मीटिंग जारी है, दस्तूर भी है, मौका भी है। पछतावा भी नहीं कर पाओगे और ठोके भी जाओगे। भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को आतंक पर लगाम कब, ये सवाल पूछ रहे हैं हम आज। वंदे मातरम, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। जम्मू कश्मीर में इस महीने की शुरुआत से ही आतंकी कायराना तरीके से आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों ने ज्यादातर अल्पसंख्यकों और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक हर कोई सतर्क हो गया है। दिल्ली में थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी बैठक होगी। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं आतंकियों के खिलाफ सेना ने भी हल्ला बोल दिया है और अब तक कई आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, जबकि 700 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को खदेड़ने के लिए कई ऑपरेशन भी चला दिए हैं। कुलगाम में रविवार को बिहार के 2 मजदूरों को आतंकवादियों ने गोली मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। इसके अलावा एक अन्य शख्स गोली लगने से घायल हो गया। इस महीने अब तक कई आम नागरिक आतंकियों की गोलीबारी का शिकार बन चुके हैं, लेकिन अब ये नहीं होगा, न इसको बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि नई रणनीति के साथ इस बार सरकार पूरी तैयारी में जुट चुकी है। उस तैयारी को लेकर आज चर्चा करेंगे और जानकारियां भी हासिल करेंगे अपने सहयोगियों के जरिए से। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी सबसे पहले जुड़ गए हैं दिल्ली से विवेक दीक्षित, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजहर हुसैन जुड़े हैं जम्मू से। साथ ही साथ हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हैं, मेजर जनरल के सिन्हा जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। उनसे बात करेंगे, उनके अनुभव के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लिए अब कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए केंद्र सरकार को। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव कौशिक भी जुड़े हैं, इनके जरिए से जानने की कोशिश करेंगे कि अब किस तरीके से एक एक कदम उठाने चाहिए। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बीते साल गुजरे हैं, उसके बाद धारा 370 के हटने के बाद का अनुभव क्या रहा, और अब जब प्लान करने का सही समय आया है, जब स्ट्रेटेजीज बनानी है, तो कैसी होनी चाहिए, इस पर जानकारियां लेंगे। लेकिन सबसे पहले अपडेट्स लूंगी, अपने मेहमानों के पास जरूर पहुंचूंगी। सबसे पहले मैं आपके पास पहुंचूंगी अजहर हुसैन। इस समय घाटी का हाल क्या है? आज की तारीख में जानकारियां मिल रही हैं कि लोग अब पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। फिर एक बार 1990 जैसी तस्वीर ना दिखे, इस बात को लेकर हर कोई डर में है, सहमा हुआ है। जानकारियां आपके पास है अजहर। जी साची, जिस तरीके से यहाँ पे रोज बरोज जो है हलाकतें हो रही है, इस हवाले से जो है एक खौफ दहशत का माहौल पैदा हो गया है। बिल्कुल वादी कश्मीर में, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, इस वक्त जो है सब मजदूर जो है अपने अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, या अगर घरों की नहीं तो कम से कम सेफ्टी जोन्स की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो जो उनके आसपास के पड़ोसी है, चाहे उसमें अपने कश्मीरी भाई हैं, वो उनको अपने मकानों में पनाह दे रहे हैं ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो सके। तो दूसरी अगर हम बात करें, सियासी गलियारों में भी काफी हलचल मची हुई है, काफी रिएक्शंस आ रहे हैं। चाहे हम सियासत की बात करें, वो
हर किसी तबके, चाहे हम आम लोगों की बात करें, वो इस चीज को लेके कंडम कर रहे हैं कि आम शहरियों की हलाकत के हवाले से वो पुरजोर अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। जी। तो ये अभी स्थिति ये है कि पूरे पूरे कश्मीर में, पूरे वादी कश्मीर में एक खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। और दूसरी अगर हम बात करें सिक्योरिटी के हवाले से, अभी जो वजीर दाखिला है श्री अमित शाह जी, उन्होंने आले सतह मीटिंग बुलाई है जिसमें कश्मीर से वाबस्ता जो हायर अथॉरिटीज है उनकी एक मीटिंग बुलाई है। तो कुल मिला के देखा जाए कि काफी जो है खौफ और दहशत का माहौल चलिए, मीटिंग को लेकर के भी मैं कश्मीर जानकारी हासिल कर लेती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक दीक्षित जुड़े हैं राजधानी दिल्ली से। विवेक, थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। इससे पहले भी बैठक बुलाई गई थी जिसमें घाटी के हालातों को लेकर चर्चा हुई। फोन पर लगातार बात हो रही है, गवर्नर से लगातार संपर्क में गृह मंत्री हैं, उपराज्यपाल से लगातार संपर्क में हैं। इसके अलावा कोशिश ये है कि अब स्ट्रेटजीज को बदला जाए। शुरुआत में देखा कि स्ट्रेटजीज बदली गई हैं, लेकिन अभी और पुख्ता कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। जानकारी आपके पास से विवेक। साची, कुछ ही देर बाद यहाँ पर गृह मंत्रालय में यहाँ पे मीटिंग शुरू होने वाली है। हालांकि अब कुछ देर का समय बचा हुआ है, 2 बजे का मीटिंग का समय रखा गया है। हालांकि आज सभी जो जुड़े हुए कड़ी हैं उनको सभी को बुला लिया गया है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा को लेकर इस मीटिंग को रखा गया है। जिस तरीके से कश्मीर घाटी के जो हाल देखा जा रहा है, मासूम लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, तो सबसे बड़ी बात है देश की सुरक्षा को लेकर अमित शाह ने तत्कालीन मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों की चर्चा हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें 370 हटने के बाद कश्मीर में एक अमन और चैन था। हालांकि अब उसको देखा जा रहा है, क्योंकि जिसे 370 हटी थी तो वहां के लोगों को रोजगार मिला था, अमन चैन बढ़ा था, वहां के लोगों में विकास हो रहा था, क्योंकि वहां के जो सड़कें थी, रोडें थी, जो वहां के पर्यटन स्थल थे, उनका भी विकास हो रहा था। तो कहीं ना कहीं सुंदरीकरण का भी काम चल रहा था, वहां के लोगों को भी रोजगार दिया जा रहा था। हालांकि कुछ दिनों के जो हालात देखे जा रहे हैं, जिस तरीके से आतंकी संगठन है वो एक्टिव है, उसके बाद जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखते हुए अगर इस पूरे कश्मीर को दहलाने के लिए कहीं ना कहीं डर का एक माहौल बनाया जा रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं देश में लगातार को सुरक्षा दृष्टि को लेकर ये गृह मंत्रालय में बैठक बुलाई गई है। और यहाँ पर अभी वहाँ के डीजीपी, कश्मीर के डीजीपी यहाँ पर भी शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, वो भी इस मीटिंग में बैठेंगे। उसमें कई जांच एजेंसियां भी रहेंगी इस मीटिंग के दौरान अमित शाह के साथ। लेकिन ये नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 1947 से बता रहे हैं, ये आने वाले दिनों तक बताते रहेंगे जनरल सिन्हा साहब कि पाकिस्तान जो करने की कोशिश कर रहा है उसके हर एक प्लानिंग को खत्म करेगा भारत। लेकिन इन सब के बीच इस समय जरूरी यह है पाकिस्तान में बैठा आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार दोनों को एक साथ जवाब दिया जाए। क्या ये वो समय आ चुका है मेजर साहब? साक्षी, समय तो बहुत पहले आ चुका है। और ये कहना कि आज समय आया है, समय तो हरदम से रहा है, 20 सालों से रहा है, और हम देते भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि दिया नहीं गया। मगर जो आप देख रही हैं, मैं बात करूंगा, ये हालात बने हैं 370 और 35A के बाद। जो हमने जितना भी अचीवमेंट किया, जो हम शांति के तरफ, और उसको हम रेजोल्यूशंस जो थे उसको हमने जमीन के ऊपर में पूरी तरह इंटीग्रेट करने के लिए जो हमने जद्दोजहद की थी, उसके ऊपर में आज के दिन ऐसा लगता है कि थोड़ा उन्होंने पानी फेरने की चेष्टा की। ये जद्दोजहद उस समय चली जब आपने पंचायत इलेक्शन किया करने की चेष्टा की, टारगेट किलिंग उस समय भी हुआ। कश्मीरी पंडित या उम्मीदवार जो भी थे उनको भी मारा गया चुन चुनकर, क्योंकि आपके समय उस समय आप वहां इलेक्शन कराना चाहते। आज देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितने भी बाहर के लोग आते हैं, मजदूर हैं, वही करते हैं। वहां के आप खेतों में चले जाइए, उनके बगीचों में जाएं, आप जितने सेव की खेती होती है ये बिहार से और यूपी से आए हुए मजदूर करते हैं। और वो कहा जाता है कुलगाम मिनी बिहार की पूरा का पूरा। तो उनकी दहशतगर्द फैलाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रोकने के लिए, नॉर्मलसी को तोड़ने के लिए, ये जो ओवरग्राउंड वर्कर को अब पत्थर की जगह पिस्तौल दी गई जी, तो वो अभी चल रहा है और आप देख रही हैं। मेरा ये मानना है, यदि आप इसको रोकना चाहते हैं तो एक ही तरीका है। आपके पास पूरे अंकित हैं, लिखे गए हैं, लिस्ट बनी है, 11,000 के आसपास ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। उनको आप 6-7 को बुला करके, आप जब तक उनको आप प्यूनिटिव तरीके से आप उनको कहें कि जहां भी है रिपोर्ट करें, यदि नहीं रिपोर्ट करते हैं तो आप उनको डिक्लेयर करें कि ये टेररिस्ट है। आप उनके एक्शन के बाद
काउंटर पलट करेंगे तो आपका रिएक्टिव मोड रहेगा। प्रोएक्टिव होने की जरूरत है अंदर की तरफ। देखिए, दूसरा प्रोएक्टिव ऑपरेशंस आपको करनेंगे। आप देख रही होंगी जो आप ऊपर की तरफ जो एलओसी की तरफ में हो रहा है कार्रवाई, ये पुंछ रजौरी के अंदर में मेढर सेक्टर के अंदर कृष्णा घाटी है, वहां पर 7-8 दिनों से हमने 9 जवान खो दिए। ऐसा मेरा अनुमान है, मेरी अप्रिशिएशन है। 2003 में जिस तरह से पाकिस्तान से आए हुए लोग उस जगह एक लिबरेटेड जोन बना लिए थे और उन्होंने वहां ट्रेनिंग किया था, गन के नोक पर यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग करके दहशतगर्द फैलाते थे, उनका बड़ा ऑपरेशन करके हमने कामयाब किया था, जिसमें 55 लोग मारे गए थे, विदेशी जी। पाकिस्तानी विदेशी आतंकवाद अभी आपको मेंढर के अपोजिट और मेंढर के इलाके में बोथ अक्रॉस एलओसी और इस इलाके में बहुत बड़े अभियान। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है संजीव जी, जैसा कि बता रहे हैं खुद जनरल साहब भी, कि हमें प्रोएक्टिव मेजर्स अपनाने होंगे। चीज़ें हमारे सामने क्लियर हैं, हम समझ रहे हैं कि क्या करने की कोशिश हो रही है। वहाँ पर स्थानीय लोगों को अब सेपरेटिस्ट बना करके आतंकवादी बना दिया गया है। वो जो पिछले कुछ टाइम में हम देख रहे हैं, 370 हटने के बाद की तस्वीर सबके सामने है। क्या ये समझा जाए कि सिर्फ संसद में एक फैसला लिया गया, उसके बाद राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, लेकिन अगर हम कश्मीर में देखते हैं तो क्या हालात वही हैं? ये सवाल पूछने की जरूरत आज पड़ रही है। देखिए सांची, जब तक देश की सरकार कश्मीर को प्रयोगशाला बनाती रहेगी तब तक ये स्थिति पैदा होते रहेंगे। हमारा मानना यह है कि जब तक आप कश्मीरियों के लिए ठोस रणनीति बना के उस पर काम नहीं करेंगे। संजीव जी, आप जी आवाज आ रही है आपको? जी, फिर से दोहरा दीजिए एक बार। जी, मैंने ये कहा कि जब तक केंद्र सरकार कश्मीर को लेकर के स्पेशल कोई रणनीति नहीं बनाती है तब तक ये हालात पैदा होते रहेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार ही कंफ्यूज है कि आखिर कश्मीर के आतंकवाद को खत्म कैसे किया जाए। कभी वो कहती है कि नोटबंदी करके उसके कमर को तोड़ रहे हैं, कभी वो कहती है कि सर्जिकल स्ट्राइक करके हम कमर तोड़ रहे हैं, कभी वो फिर कहती है कि इन आतंकवादियों का इलाज 370 और 35 हटा के हम कर रहे हैं। वो कंफ्यूज है। सवाल ये है कि आपने कश्मीर को प्रयोगशाला बना दिया केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए। जब तक कश्मीर में बसने वाले लोगों का भरोसा आप नहीं जीतेंगे तब तक ये हालात पैदा होते रहेंगे। ये जो बच्चे हैं या वहाँ के लोगों को यदि इस तरह से बहलाने की बात है, फुसलाने की बात है, या पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद जिस तरह से प्रायोजित कश्मीर में लगातार हिंदुस्तान को परेशान करने का प्रयास कर रहा है, हमारे बाहर से जो लोग जाके वहाँ पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं या वहाँ पे अमन चैन के लिए जो चाहते हैं कि एक वातावरण तैयार करे, उसमें खलल यदि वो। अच्छा, परेशानी तो यह है संजीव जी कि टारगेट किलिंग का शिकार सिर्फ बाहरी लोग नहीं हो रहे हैं, वहाँ के स्थानीय भी हो रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं सीधे पाकिस्तान से आकर बगैर वहाँ के स्थानीय लोगों से मिले हुए ये करतूत संभव नहीं है। कहीं न कहीं वहाँ पे रहने वाले लोग जिनको बरगलाया जा रहा है, जिनके आक्रोश को हवा दी जा रही है और उनके आक्रोशों को हवा देकर के इस तरह का सिचुएशन पैदा किया जा रहा है कि वो उनके लिए सहायक सिद्ध हो रहे हैं। अचानक इस तरह से बगैर सहमति के, बगैर कहीं कोई जगह दिए, ये संभव नहीं है। सरकार कब तक, हम सिर्फ ये सरकार की बात कर रहे हैं कि सर हर मोर्चे पर विफल सरकार कब तक लोगों को ये केवल बातों और बातों में भरमाती रहेगी? क्या ठोस एक्शन है? जब आपको जवाब देने की बात होती है तब आप गोल मटोल जवाब देते हैं, आप छोड़ेंगे नहीं, एक के बदले 10 सिर लाएंगे। और जब रणनीति बनाने की बात होती है तो आप पठानकोट में आईएसआई को बुला करके अपने यहाँ जांच करवा लेते हैं। तो ये दोहरी रणनीति अपने केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं चलेगा। या तो पाकिस्तान के साथ आपको मजबूती से हाथ बढ़ाने की जरूरत है ताकि इस तरह की नौबत न आए, नहीं तो उस हाथ को तोड़ देने की जरूरत है जो इस तरह से लगातार हमारे ऊपर हरकत कर रहे हो। तो ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। सरकार को सोचना पड़ेगा कि कश्मीर के उथल पुथल और शांति के लिए जो मजबूत कारगर है। अब आज हमने सुना, अभी आपके संवाददाता ने भी बताया और हमें भी जानकारी है कि 2 बजे के आसपास मीटिंग होने वाली है। लेकिन फिर यदि उस मीटिंग के बाद भी वही झाग के 3-5 हम छोड़ेंगे नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ये तो हम कई दशकों से इस तरह की बातें सुनते चले आए हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कौन सा कमर तोड़ते हैं सरकार और कौन से कमर से वो फिर खड़े हो जाते हैं और लगातार केवल 21 में लगभग 117 बार से ज्यादा वो इस तरह की हिमाकत कर चुके हैं। बताइए आप, यदि खौफ का माहौल होता है या कहीं से भी उन आतंकवादियों में या पाकिस्तान को हिंदुस्तान का खौफ होता है तो इस तरह की हरकतें नहीं करते। वो जाहिर सी बात है, वो समझ रहे हैं कि एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो भी कर रहे हैं और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इधर की सरकारें भी इसको विश्व फुटबॉल बना दी है और देश
जनता बीच में पिसती हुई दिखाई दे रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन 14 दिन में 11 लोगों का मरना अपने आप में बहुत सवालों को खड़ा करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जम्मू कश्मीर में दो चीजें हो रही हैं। सेना के जवान लगातार एनकाउंटर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और कितने ही आतंकियों को ढेर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आम नागरिकों को आतंकी निशाना बना रहे हैं। इस पर आगे हम चर्चा को जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बेटियों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ साल 2015-16 में 11,300 बालिकाएं और 2016-17 में 21,916 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी 33,216 बालिकाओं को कन्या धन योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। नारी शक्ति के समग्र विकास को समर्पित उत्तराखंड सरकार की तरफ से योजना के लाभ से वंचित रह गई प्रदेश की 33,216 बेटियों को अब मिलेगा उनका आर्थिक अधिकार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कहाँ अप्लाई करूँ, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊं। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब
मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक वरिष्ठ पत्रकार, मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल, आपके पास आएंगे। जब हम चीज़ों को देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी हमें समझ में आ रही है, आतंकवादी पिछले कई सालों में क्या कर रहे हैं, अब 370 हटने के बाद कैसे स्ट्रैटेजी चेंज की है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, दो चीज़ इस समय घाटी में लगातार चल रही हैं, पैरेलली चल रही हैं। एक तरफ सेना के जवान लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं, ऑपरेशन ऑल आउट अभी भी जारी है, लगातार आतंकियों का खात्मा हो रहा है, दूसरी तरफ आम नागरिकों को निशाना बनाना। ऐसे में अब जो स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्या वो और एग्रेसिव इन नेचर होनी चाहिए? तब जब कश्मीर को लेकर लोग कहते हैं कि सेना की संख्या बढ़ाकर गलती कर दी है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीर भुगत रहा है, कश्मीरी परेशान है, अब ये वो वक्त आ गया है कि जब अब हमें ये चीजें सोचनी चाहिए या और एग्रेसिव हो जाना चाहिए? देखिए साक्षी जी, यदि आप समझेंगे कि हाइब्रिड वॉर क्या होता है, क्योंकि लोग बैठते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको जोड़ देते हैं कि ये राजनीति प्रॉब्लम है, ये लोगों की प्रॉब्लम है। ये पूरा का पूरा चलाया हुआ एपी सेंटर इसका पाकिस्तान है, ISI, और ये इसको फिर झुटलाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, किसी भी हाइब्रिड वॉर का एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है, उसके अंदर में 3-4 प्रॉन्ग्स होते हैं। यदि आप उसके ऊपर काम करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। और आप जो कह रही हैं कि इसकी एग्रेसिवनेस को बढ़ाना पड़ेगा, इसके दर्जे हरारत को बढ़ाइए, नहीं बढ़ाइएगा तो कुछ नहीं होने वाला। देखिए, एक राजनीति होती है, जियो पॉलिटिकल होता है, एक मिलिट्री सोल्यूशन होते हैं, डिप्लोमेटिक, ये साथ साथ चलते हैं। ये कोई प्रयोगशाला नहीं होती, और प्रयोगशाला में कहीं कुछ चीज दबाया जाता है, कहीं उसको उठाया जाता है। जब आप पंचायत का इलेक्शन 30 साल बाद करते हैं, तो वहां पर भी टारगेट किलिंग हुई थी, वहां पर भी जो वहां के लोग उम्मीदवार थे वो भी मारे गए, उस समय भी मारे गए, और आज भी मारे जा रहे हैं, क्योंकि चीजें फेज हैं, ये उतार चढ़ाव चढ़ता है। क्या या तो आप पाकिस्तान को एपी सेंटर को खत्म कर दें, क्या पॉसिबल है? यदि हमारे पास इच्छा शक्ति तो जरूर हो, या आपकी चाहत भी होगी, मगर इन चीजों को यदि आप छोटे डिबेटों में केवल ये बीजेपी, कांग्रेस, ये इसकी सोच उसकी सोच से, तो ये फिर आप फंस जाएंगे। आज से बाहर आना पड़ेगा। बदली है जी आपको बाहर आना पड़ेगा। यदि आप बैठते हैं तो आप दर्जे हरारत बढ़ाइए, उधर भी जाइए, क्रॉस भी करेंगे कार्रवाई। अच्छा, महबूबा मुफ्ती कह रही है कर दिया, टोकनिज्म नहीं कर सकती। सर, मेरे पास समय नहीं है, माफ कीजिएगा मुझे, मैं वापस इस पर चर्चा जरूर करूंगी। जी, प्रॉब्लम तो इनकी है ना, जी, मुफ्ती की प्रॉब्लम है और फारूक अब्दुल्ला की प्रॉब्लम है, ये इनको आप इस पर मैं सवाल संजीव जी से ले लूंगी। सर माफ कीजिएगा, मेरे पास समय ज्यादा नहीं बचा है। जी संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। महबूबा मुफ्ती कह रही है पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, उधर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं इसमें हमारा हाथ नहीं है, हम कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, हमें घेरा जा रहा है, हमारी गलती नहीं है। लेकिन गलती और बीज बोया हुआ तो आप ही का है ना, स्थानीय नेताओं का ही है। जब जवाबदेही की बारी आई तो हमारा काम नहीं है, पाकिस्तान से बात कर लीजिए। जी संजीव। नहीं, देखिए, फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि यदि स्थानीय नेताओं को यदि आप ब्लेम करेंगे तो ये परिस्थितियां बनी रहेगी।
सिन्हा साहब जो बात कह रहे हैं, या तो सरकार इनकी बात नहीं समझ पा रही है, या सेना इनकी बात नहीं समझ पा रही है, या फिर हम बाध्य हैं, विवश हैं इस तरह की परिस्थितियों को झेलने के लिए। सारी चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। आप जो कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप जानकार व्यक्ति हैं और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, तो इस तरह की बातें सेना को कदम उठानी होगी। और सेना, देश की सेना पे तो कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं कर सकता। सेना ही है जो सब कुछ झेल रही है और वही सब कुछ कर रही है आज के वक्त में। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि जो रणनीति या सेना के बारे में जो आप डिसीजन लेने की बात कर रहे हैं, वो सरकार उन्हें डिसीजन लेने के लिए यदि छूट देगी या कदम बढ़ाने को बोलेगी, तब वो कदम बढ़ाएंगे। नहीं यानी वही पुरानी चीजें हैं जहां पर हमें टेबल पर आकर बात करने की चीजों पर जोर देना चाहिए, दूसरी तरफ एग्रेसिव नेचर के साथ भी जाना। खैर, ये तो आज मीटिंग के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन समय की कमी के कारण खबर को लेकर अपडेट हम नहीं छोड़ेंगे, लगातार जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं उसके बाद इस पर लगातार चर्चा, इस पर मंथन करना जरूरी हो गया है। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मेंटर भी। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी, बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी, तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते यहाँ 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी और उतने में मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, उससे कंफ्यूजन्स दूर कर सकती हूँ। 10 मिनट मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ। हाय श्रीदी। हाय अभा। आर्किटेक्ट बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? हाँ, 10th के बाद देखो, दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। गुंडों की शामत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार, और छा गई भैया यूपी में योगी सरकार। छा गई रे, सबको भा गई रे, अरे छा गई रे, सबको भा गई रे। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। छा गई रे, सबको भा गई रे, अरे छा गई रे, सबको भा गई रे। अपना ही सोच ईमानदार है, नौकरी की बहार है, ना जात पात ना भेदभाव, बस काबिलियत आधार है। जो अच्छे नंबर लाते हैं बस वो ही मेरिट पाते हैं, ठोस सिफारिश वाले भैया अब न यहाँ टिक पाते हैं। खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। राज्य में खेल प्रतिभाओं की खोज एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व प्रशिक्षण दिलाए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज को अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के रूप में
विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाएं व इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि सुविधाओं के अभाव में कोई खेल प्रतिभा दबी न रह जाए। इसके साथ ही खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिलाए जाने के लिए कुशल व अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार खेल व खिलाड़ियों को लेकर बहुत सजग है, बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने के लिए पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। पदक विजेता खिलाड़ियों को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने के लिए जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं। धामी सरकार उत्तराखंड राज्य में शिक्षा के साथ साथ खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह दिन दूर नहीं जब राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करेंगे। खेलों का आयोजन अब औपचारिकता नहीं, महापर्व होगा।